ये एक असंभव मिशन में दो बार जीत का किस्सा है। दुश्मन की जमीन पर फतह का किस्सा है। खुद से दोगुनी संख्या में सैनिकों को पराजित करने का किस्सा है। युद्ध की रट लगाए पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाने का किस्सा है। लड़ाई से जस्ट पहले ब्रिगेडियर हेड, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड, उन्होंने अपने जवानों को सिर्फ एक सिंपल आदेश दिया था कि चाहे जिंदा या मुर्दा हमें डोगराई तक जाना है। इंडिपेंडेंस के बाद जो इन्फेंट्री का सबसे मेन बैटल जाना जाता है, बैटल ऑफ डोगराई। बैटल ऑफ डोगराई विश्व के लेवल पर इन्फेंट्री द्वारा लड़ी हुई 10 सर्वोच्च और कठिनतम युद्ध में इसका नाम शामिल है। लोग अपनी कौम का नाम लेके, अपनी रेजिमेंट का नाम लेके नाम, नमक और निशान के लिए मर मिटने के लिए आतुर हो जाते हैं। जाट बलवान जय भगवान। इसका मतलब जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान की शक्ति जाटों के अंदर आ जाती है और वो सामने वाले दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। जाट अपनी कौम पर मरता है। जहां भी जाट का नाम आता है वो अपने खून को उबालकर जो कार्य मिलता है उसको बेखूबी निभाता है। हमारा दुश्मन भी इस बात को मानता है कि एक जाट ट्रुप का सोल्जर जो है बहुत ही खूंखार होता है जब वो लड़ाई के मैदान में उतरता है। दुश्मन जब तक खत्म नहीं होता है तब तक रुकता नहीं। देश की इज्जत, रेजिमेंट की इज्जत, पलटन की इज्जत। जो जमीन से प्यार करता है वो उस जमीन के लिए जान भी दे सकता है। लड़ाई के मैदान में या तो हार है या जीत है। एक ही लक्ष्य होता है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मन का खात्मा करना। कारगिल ऑपरेशंस में जो आप फोटो देखते हैं सबसे बढ़िया, जिसमें कि कुछ जवान सामने खड़े हैं पहाड़ के ऊपर और पीछे तिरंगा है, ये मस्को के कैप्चर के बाद 17 जाट के ऑपरेशंस का है। जाटों का इतिहास हमारे भारत का इतिहास है और सदा संगठन और वीरता का जाटों में वास है। सिर पर प्रलय, नेत्र में मस्ती, मुट्ठी में मनचाही, लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, मैं हूं एक सिपाही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय भगवान जाट बलवान, जिनका युद्ध घोष है, यानी ईश्वर के जयकारे के साथ खुद का विश्वास भी दिखाते हैं। आज इसी अग्नि को साक्षी मानकर दिलों में जलती उस ज्वाला की पूरी कहानी वंदे मातरम में। जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को तहस नहस कर उसके स्वर्णिम द्वार लूट कर ले गया तो 19वीं सदी में उसे वापस लाने वाले जाट योद्धा थे। जब पाकिस्तान ने ललकारा, भारत की धरती पर कदम रखने की गलती की तो लाहौर तक जाकर तिरंगा लहराने वाले जाट योद्धा थे। करगिल की चोटियों पर पाकिस्तान ने छल किया तो षड्यंत्र का पर्दाफाश करने वाले जाट योद्धा थे। वो पराक्रम का दूसरा नाम है, शौर्य का पर्याय है। उन्होंने देश प्रेम की हदें तोड़ी हैं, देशभक्ति के नए आयाम तय किए हैं।
जाट रेजिमेंट की बहादुरी का पूरा बखान दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत एक ऐसी लड़ाई से करते हैं जिसे जाट इतिहास की सबसे अविस्मरणीय लड़ाई माना जाता है। पाकिस्तान के हर दावे को ध्वस्त करने वाला बैटल ऑफ डोगराई। (1965) के युद्ध का वो कारनामा जिसे करने से पहले तक असंभव माना गया था। बैटल ऑफ डोगराई आपको विश्व के लेवल पर इन्फेंट्री द्वारा लड़ी हुई 10 सर्वोच्च और कठिनतम युद्ध में इसका नाम शामिल है। 1965 में पाकिस्तान बार बार भारत के किसी न किसी हिस्से में घुसपैठ कर रहा था। पहले गुजरात, फिर जम्मू कश्मीर। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने बार बार पाकिस्तान को चिताया था कि उकसावे की हद लांघोगे तो सरहद की हद को पार करेंगे। जब पाकिस्तान नहीं माना तो 6 सितंबर को हिंदुस्तानी सेना लाहौर की ओर कूच कर गई। 1965 के युद्ध में जब यह फैसला किया गया कि भारतीय सेना कूच करेगी पाकिस्तानी सीमा के भीतर और लाहौर तक तिरंगा लहराया जाएगा, तब जाट रेजिमेंट के जवान उस कूच में शामिल थे। दरअसल जिस युद्ध का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, जिस लड़ाई का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, वो लड़ाई अपने आप में अद्भुत थी। आपको भी सुनाते हैं बैटल ऑफ डोगराई की कहानी। 11 कोर के 3 डिवीजन अलग अलग रास्तों से लाहौर की ओर बढ़ रहे थे। इन डिविजन्स का लक्ष्य था ईचोगिल नहर, जो कि लाहौर की दहलीज है। जाट रेजिमेंट की 3री बटालियन को डोगराई को कैप्चर करने की जिम्मेदारी दी गई। डोगराई ईचोगिल नहर के पूर्वी तट पर स्थित है। इस पर कब्जे के बिना लाहौर जाना संभव नहीं था। लाहौर को जो नेचुरल डिफेंस है वो इछोगिल कैनाल और डोगराई देती है। अगर हमने डोगराई और इछोगिल कैनाल को क्रॉस कर लिया तो फिर उसके बाद लाहौर एकदम डिफेंसलेस हो जाता है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बैटल ऑफ डोगराई एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है हमारे हिस्ट्री में। 6 सितंबर 1965 को 3री जाट ने वाघा के उत्तर से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर लिया और दुश्मन को शिकस्त देते हुए ब्रिगेड के आगे बढ़ने का रास्ता साफ करते गए। 3री जाट के कमांडिंग अफसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड। आयरलैंड में जन्मे हेड भारत में बस गए थे और अभूतपूर्व निष्ठा और शौर्य संपन्न अफसर थे। बैटल ऑफ डोगराई में यूं तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट जो मेरे लिए मान्य रखता है वो है लीडरशिप, यानी कि नेतृत्व। जो हमारे जूनियर लीडर्स थे, जो हमारे कमान अधिकारी थे, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। जाटों में जबरदस्त जोश था। वो दुश्मन के पलटवार से भी नहीं थमे। सुबह 11:30 बजते बजते ईचोगिल के ईस्ट बैंक को कैप्चर कर लिया। सबसे पहले 6 सितंबर को जब उनको यह टास्क मिला तो 6 सितंबर की रात को उन्होंने डोगराई पे कैप्चर किया। उसके बाद उनकी 2 कंपनी इछोगिल कैनाल को क्रॉस करके आगे गई और वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया था बेटापोर, उसको भी कैप्चर किया। डोगराई से आगे भागते दुश्मन ने अपने पीछे ब्रिज को तोड़ दिया ताकि जाट आगे न बढ़ पाए, पर उस टूटे पुल से ही 2 कंपनियां आगे बढ़ गईं। ये वीरता का एक ऐसा ऑपरेशन था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। पर फतेह एक बात थी और उन इलाकों पर कब्जा बरकरार रखना दूसरी, क्योंकि हवाई बमबारी में बटालियन का प्रशासनिक कॉन्वॉय ध्वस्त हो चुका था। रेडियो कम्युनिकेशन न होने के कारण फायर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। पाकिस्तान इलाके में मदद के लिए अतिरिक्त फौज भेज रहा था और टूटा हुआ पुल अब पूरी तरह बिखर रहा था। यह संकट था कि कहीं उस पार गई कंपनियां उधर ही न फंस जाएं। आखिरकार यह फैसला लेना पड़ा कि उन्हें अपने कैप्चर किए इलाकों को फिलहाल छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद डोगराई को वापस हासिल करने की कोशिशें चलती रही, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फौज की संख्या को बढ़ाते हुए मजबूत किलेबंदी कर ली। आखिरकार तय किया गया कि 21 और 22 सितंबर की रात को निर्णायक आक्रमण किया जाएगा। पहले फेज में 13वीं पंजाब को माइल 13 हासिल करना था और रात 1:30 बजे 3री जाट को उत्तर की ओर से डोगराई को कैप्चर करना था।
21 और 22 सितंबर की रात को उन्होंने डोगराई को फिर से कैप्चर किया और इस बार का टास्क पिछली बार से कहीं अधिक मुश्किल था, क्योंकि दुश्मन जान चुका था कि हमारा एम डोगराई को कैप्चर करना है। पहली टुकड़ी को आंशिक सफलता ही मिली, लेकिन योजना के अनुसार जाट डोगराई की ओर कूच कर गए। जिंदा या मुर्दा डोगराई में मिलना, लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड की तरफ से कही हुई ये बात हर एक सैनिक के जहन में थी। उन सबको मालूम था कि अब देश के लिए कुछ करने का समय आ चुका है। ये उनके नेतृत्व और कुशल प्रशासन की वजह से है कि यूनिट ने इस तरीके का अचीवमेंट हासिल किया। लड़ाई से जस्ट पहले ब्रिगेडियर हेड, उस टाइम पे लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड, उन्होंने अपने जवानों को सिर्फ एक सिंपल आदेश दिया था कि चाहे जिंदा या मुर्दा हमें डोगराई तक जाना है। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, कुछ भी हो, जवानों को एक सिंपल आदेश और एक सिंपल टास्क मिला हुआ है कि मेरे सामने कोई भी अड़चन आएगी, मैं उसे पार करके डोगराई जाऊंगा और डोगराई को कैप्चर करूंगा। और इस चीज़ को, उनके इस टास्क को उनके जवानों ने भली भांति और भरपूर रूप से निभाया। 1966 में सैनिक समाचार की प्रति में लेफ्टिनेंट कर्नल हेड के हवाले से उस लड़ाई का पूरा ब्यौरा दिया गया, जब सैनिक डोगराई से केवल 400 मीटर दूर थे। इचोगिल का पूर्वी तट जैसे जल उठा। हर कदम पर हम पर कम से कम 8 मशीन गन निशाना साध रही थी। हमारे कई जवान बहुत नए थे, लेकिन सबको साफ कहा गया था कि शरीर पर चाहे कहीं भी गोली लगे, वो लक्ष्य से पहले रुकेंगे नहीं। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे जाट जवानों ने सर्वोच्च वीरता का परिचय दिया। खौफजदा दुश्मन अपना ट्रेंच छोड़ना नहीं चाहते थे और हमें उन्हें किसी भी कीमत पर बाहर निकालना था। मेरे लड़के दुश्मन के बिल्कुल करीब पहुंचे और गुत्थम गुत्था की लड़ाई लड़ी। जब एक सैनिक लड़ाई में जाता है, वो सिर्फ इतना चाहता है कि जो मेरा लीडर मेरे लिए ढाल बन के आगे चल रहा है, जो मेरा लीडर मेरे से बावजूद रैंक में और ओहदे में सीनियर होने के बावजूद वो आगे से लीड कर रहा है, तो कोई सैनिक मैंने आज तक अपनी 30 साल की सर्विस में नहीं देखा कि वो उसके साथ पहल करने में कोई कमी रखता हो। सो फॉर मी बैटल ऑफ डोगराई एपिटोमाइजेज लीडरशिप, एंड इन्फेंट्री इज ऑल अबाउट लीडरशिप। पाकिस्तानी इतना घबरा गए कि उसकी 2 कंपनियां नहर पार करके भाग गईं। डोगराई पर भारत का कब्जा हो गया। बहुत दिलचस्प है कि लाहौर की दहलीज पर बैठकर पहली बार युद्ध क्षेत्र में किसी फौजी का पोर्ट्रेट बनाया गया था। जीतने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री और बाकी everyone visited them in that area only. तब M.F. Hussain also visited. अच्छा. And he made a sketch of the CO. मतलब लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड वहाँ पर मौजूद थे। M.F. हुसैन ने उनकी पेंटिंग बनाई डोगराई में आशा के आगे। After the battle. In the battle zone में वहाँ बनाई। अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हुए 58 जाट योद्धाओं ने अपनी जान गंवा दी थी। इनमें 4 अफसर शामिल थे, मेजर आसाराम त्यागी और कैप्टन कपिल सिंह थापा को मरणोपरांत और लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड को उनकी वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इंडिपेंडेंस के बाद जो इन्फेंट्री का सबसे मेन बैटल जाना जाता है, वो भी 3 जाट का है, ऑफेंसिव बैटल, दैट इज बैटल ऑफ डोगराई 1965। और 3 जाट ऐसी शायद ही एक बटालियन है जिसने इच्छोगिल कैनाल क्रॉस करी थी, और 1965 में इसका एक इकलौता ये जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे एक इन्फेंट्री बटालियन अपने से बेहतर, अपने से बेटर डिफेंसेस में, अपने से ज़्यादा तादाद में, ये एक इकलौता सबूत है जिसमें एक इन्फेंट्री बटालियन ने उस समय लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेड महावीर चक्र के नेतृत्व में ये
कार्य और ये कर्तव्य और ये टास्क पूरा करके दिखाया था। पाकिस्तान के लगभग 300 सैनिक मारे गए थे। लाहौर घिर चुका था। जाट शूरवीरों के जुनूनी पराक्रम से पाकिस्तान को सबसे बड़ा सबक मिला था। लेकिन 22 सितंबर की इस जीत के अगले ही दिन युद्ध विराम हो गया और पाकिस्तान की फटेहाल इज्जत को ढकने के लिए कूटनीति की चादर मिल गई। भारतीय सेना के सबसे पुराने रेजिमेंट्स में से एक है जाट रेजिमेंट, जिसके 200 साल से अधिक पूरे हो चुके हैं। आजादी से पहले जो युद्ध इन्होंने लड़े, उसमें जो पराक्रम के पुरस्कार मिले, आजादी के बाद के युद्ध में भी शौर्य की गाथाएं कम नहीं हैं। जाट रेजिमेंट की शुरुआत 1795 में हुई। हालांकि तब इस नाम से उनकी पहचान नहीं जुड़ी थी। धीरे धीरे अलग अलग रूप लेते हुए ये रेजिमेंट 1922 में 9th जाट रेजिमेंट कहलाया। आज उनका नाम जाट रेजिमेंट, लेकिन इंसिग्निया में 9 अक्षर आज भी अंकित है। हमारी रेजिमेंट की नींव और इमारत बहुत ही मजबूत है, जो कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही मेहनत और लगन से बनाई है। ये खुद में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है। बहुत से जवान ऐसे हैं जो दूसरी और तीसरी पीढ़ी के हैं जो कि जाट रेजिमेंट में सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, पुरानी रेजिमेंट होने के नाते हमारा इतिहास गौरवपूर्ण गाथाओं से भरपूर है, जो कि खुद में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है। हमारी रेजिमेंट ने बहुत बड़े बड़े शूरवीर पैदा किए हैं, जिनकी ज़िंदगी खुद में ही एक मिसाल रही है। आजादी से पहले इस रेजिमेंट के नाम 6 बैटल ऑनर थे और 2 विक्टोरिया क्रॉस। आजादी के बाद 5 बैटल ऑनर, 3 अशोक चक्र, 4 महावीर चक्र, 8 वीर चक्र। नागपुर, कंधार, गजनी से लेकर फ्रांस के जो प्लेन्स हैं, फेट्शुबर्ट, नेवोशेपिल तक जाटों ने हर जगह अपना, जाट रेजिमेंट ने अपना हर जगह झंडा फहराया, परचम लहराया। जाट रेजिमेंट हर युद्ध में अग्रणी रहा है। सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहली चुनौती, सबसे पहली उपलब्धि पर इनका दावा हमेशा रहता है। करगिल युद्ध में जिस रेजिमेंट ने पाकिस्तान के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था, वो जाट रेजिमेंट के ही जवान थे। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके वीरों की टोली पाकिस्तान के हाथों में तक तो पहुंचे, वहां से उनके षड्यंत्र को भी उन्होंने दुनिया को बताया, लेकिन पाकिस्तान की बर्बरता के आगे टूटे नहीं। देश से गद्दारी एक पल को भी कबूल नहीं होती। पराक्रम की ऐसी ही पराकाष्ठा इन जवानों में देखने के लिए मिलती है। करगिल युद्ध के और मोर्चों पर भी इस रेजिमेंट के जवान मजबूती से लड़ते रहे। पीक 4875 को वापस हासिल करने का मिशन 2 नागा और 13 जैकरिप के साथ 17वीं जाट को सौंपा गया था। चूंकि यह इलाका बेहद कठिन था और इस पर पाकिस्तानियों की पकड़ मजबूत, जरूरी यह था कि सही तालमेल के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। हमारी बटालियन 17 जाट 26 मई को हम मस्को वैली पहुंचे थे। उसके बाद हमको ब्रीफिंग दी गई। पॉइंट 4875 एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी जो कि मस्को वैली को डोमिनेट करती थी, और वहाँ पे हमको एक टास्क दिया गया कि 4875 में कुछ दुश्मन हैं और मिलिटेंट्स हैं, उसको हमने खदेड़ना है। पीक 4875 पाकिस्तान को भारतीय सीमा में तकरीबन 30 किलोमीटर के दायरे तक देखने की आजादी देता था। यानी पाकिस्तानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट से भारतीय गन पोजीशंस, आर्मी कैंप और सेना की आवाजाही पर नजर रखी जाती थी। नागा, जैकरिप और जाट जवान 72 घंटे से बिना रुके युद्ध लड़ रहे थे। न खाना, न पानी, न पल भर का भी आराम। 17 जाट के कंपनी कमांडर घायल हो चुके थे और कैप्टन अनुज नैयर को यह मुश्किल काम सौंपा गया था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की तोपें पिंपल 2 पर बरस रही। भयंकर गोलाबारी में कैप्टन अनुज अपने जवानों को लेकर रेंगते हुए आगे बढ़ रहे।
पहले बंकर के पास पहुंचकर वो कुछ देर इंतजार करते रहे। जैसे ही मशीन गन एक पल के लिए खामोश हुई, वो उठे और बंकर में ग्रेनेड उछाल दिया। उनके साथी ने जान बचाकर भागते दुश्मनों को गोलियों से भून दिया। वो बंकर के अंदर घुस करके भी दुश्मन को मारा हमने। उस टाइम नैयर साहब खुद थे, उन्होंने उस बंकर के ऊपर जाके, छत के ऊपर जाकर के और उस दुश्मन को मारना चाहा, तो उस टाइम गुत्था में नैयर साहब की भी लग गई और उस बंकर को भी बर्बाद किया। अगली चुनौती और कठिन थी। दूसरे बंकर पर मशीन गन की सुरक्षा के लिए बाहर भी जवान तैनात थे और उसके ठीक ऊपर तीसरा बंकर था। एक पर हमला दूसरे को सावधान कर देता। मौत तो आती ही मिशन भी फेल हो जाता। उस पर सवेरे की रोशनी भी धीमे धीमे फैलना शुरू हो रही थी। बर्फ का सीजन था वहाँ पर, 72 घंटे का समय पूरा हो चुका था, पीछे से कंटेक्ट नहीं था और हमारा अम्नेशन खत्म हो चुका था। सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम अम्नेशन की थी हमारे पास में। मुश्किल ये थी कि चोटी पर पहुंचने का वक्त नागा, राजपूत और जाट का एक ही होना था। अगर तीनों में से एक भी देर करता तो मिशन चौपट हो सकता था। अपनी बंदूक से दंदनाती गोलियां दागते अनुज सीधे बंकर की ओर झपटे। जोश में उनके साथी भी जाट बलवान जय भगवान का नारा लगाते दुश्मन की ओर लपके। पाकिस्तानियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। न तो सामने से बरसती गोलियां इन मतवालों को रोक पा रही थी, न बमों से छिटकते स्प्लिंटर। कैप्टन अनुज नैयर ने 3 बैंकर को कब्जा किया और तकरीबन 9 मिलिटेंट को इन्होंने मारा। उस वक्त अनुज नैयर साहब बोले, देख बेटा, मेरे हाथ में की लकीरें मेरे फादर ने पड़ी थी और उन्होंने बोला था कि मेरी उम्र बहुत लंबी है, कुछ नहीं होगा मेरे को। उसके 30 सेकंड के बाद ही एक आरपीजी का गोला आया और अनुज नैयर के गर्दन पे लगा और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल नजदीक आमने सामने पहुंच गए थे जब साइड वालों ने, हमारे बंदों ने प्रोटेक्शन देना बंद किया और एक साथ 20-25 बंदे थे जिसमें साबित शामिल थे और अटैक बोला था। उसमें जब मोर्चे के ऊपर पहुंच गए थे, जब साइड वाले मोर्चे से साहब के ऊपर आकर के आरपीजी का गोला लगा और साहब वहीं पर शहीद हो गए थे। सर जाट सैनिकों का गुस्सा ऐसा भड़का कि उन्होंने पाकिस्तानियों को मसल कर रख दिया। जो उनके कहर से बच गए वो सारा असलहा छोड़कर फरार हो गए। जुबान पर अडिग, दिल के सच्चे। नंबर एक थोड़ा पीछे। बोली में अक्खड़ पर धुन के पक्के। मिट्टी से उठते हैं, मिट्टी से जुड़ते हैं। चाहे मिट्टी से जीवन पनपाना हो या दुश्मन को मिट्टी में मिलाना हो, मिट्टी से ऐसा रिश्ता कम ही होता है। भारतीय सेना के हर रेजिमेंट की अपनी अलग खासियत होती है। जाट रेजिमेंट की खासियत होती है उनकी शक्ति, यानी कि वो देखने में जितने ताकतवर होते हैं उनके बाजुओं में उतनी ही ज्यादा ताकत होती है। अगर आप इनकी ऊंचाई देखें, इनकी लंबाई देखें तो औसतन 6 फीट। और हर युद्ध को देख लें, वहां पर जितने अच्छे से या हथियार चला सकते हैं उतने ही अच्छे से अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जाट योद्धाओं की खासियत होती है गुत्थम गुत्था की लड़ाई, यानी तब रण कौशल दिखाना जब हथियार नहीं हाथों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल, जाट्स बहुत ही शक्तिशाली हैं क्योंकि एग्रेग्रियन ट्रूप्स हैं। जिस बेल्ट से आते हैं वहाँ पे काफ़ी फिजिकल वर्क उनके पुरखों ने भी किया है। वो भी यहाँ ज्वाइन करने से पहले शायद करते थे अपने घर वालों के साथ, और रिटायरमेंट के बाद भी करेंगे। आखिरी सांस तक वो अपना खाली कोई नहीं बैठता है। जाट ट्रूप्स आखिरी दम तक कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो उसका फिजिकल जो स्टेमिना है वो यहाँ पे देखने को मिलता है, स्पेशली गेम्स और स्पोर्ट्स में। यहाँ जाट रेजिमेंट की एक और दिलचस्प लड़ाई की कहानी आपको सुनाते हैं। Pakistan launched a full-scale war against us.
जब 1971 की लड़ाई के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान ने भारत का ध्यान भटकाने के लिए पश्चिमी मोर्चे पर उत्पात शुरू किया। पंजाब से लगती पाकिस्तानी सीमा में फजिल्का नाम का शहर है, जहां बेरीवाला ब्रिज पर पाकिस्तान घुसपैठ कर काबिज हो गया था। यहां तीसरे पलटवार का जिम्मा चौथी जाट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को सौंपा गया। पाकिस्तानी सेना को उस मोर्चे पर लीड कर रहे थे मेजर शब्बीर शरीफ, जो वहां के पूर्व सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ के भाई थे। वीरों से परिचय का जरिया कई बार दुश्मन की जुबान बन जाती है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के अनुसार जब बेरीवाला पर मेजर शब्बीर शरीफ भारतीय बंदूकों की जद में आ गए, तब मेजर नारायण सिंह ने उनसे बराबरी के मुकाबले के लिए खाली हाथ लड़ने का फैसला किया। गुत्थम गुत्था की इस भीषण लड़ाई में शब्बीर शरीफ की मौत हुई। लड़ाई लड़ते हुए बाद में मेजर नारायण सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर जनरल मुकीम खान ने अपनी किताब पाकिस्तान क्राइसिस इन लीडरशिप में इस लड़ाई का जिक्र करते हुए लिखा, अगर मेजर नारायण सिंह जैसे सैनिक पाकिस्तानी सेना में होते तो 1971 की जंग की कहानी कुछ और ही होती। जाट रेजिमेंट के योद्धाओं की ऐसी ही अनगिनत गाथाएं हैं। वैसे जाट रेजिमेंट का युद्ध घोष भी कम दिलचस्प नहीं। वॉर क्राई यानी युद्ध घोष वो उद्घोष होता है जिसका उच्चारण योद्धा आक्रमण के समय करते हैं। जाट बलवान जय भगवान। इसका मतलब जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान की शक्ति जाटों के अंदर आ जाती है और वो सामने वाले दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। जैसे बजरंग बली को लंका कूच से पहले उनकी शक्ति का एहसास कराया गया था, लगभग वैसे ही अपने कूच के समय अपनी शक्ति को स्वयं इस युद्ध घोष से याद करते हैं ये जांबाज। हालांकि इनका वॉर क्राई हमेशा से ये नहीं था। यह जंगी नारा 27 नवंबर 1956 से अपनाया जा रहा है। इससे पहले हमारी रेजिमेंट का जाट घोष जय हनुमान की हूँ वाह प्यारे था। आप जो पहले के युद्ध घोष की बात भी कर रहे हैं, जी, हनुमान भक्त भी बहुत होते हैं। हाँ जी, जाट रेजिमेंट में ज़्यादातर हनुमान के ही भक्त हैं। और ये भगवान के नाम से मतलब बजरंगबली को सबसे ज़्यादा मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उसी तरीके से जाट भी बलवान होते हैं, इसीलिए जाट बलवान जय भगवान का युद्ध घोष हम करते हैं। जाट रेजिमेंट की भक्ति की तस्वीरें भी कमाल की होती हैं। इस श्रद्धा में सद्भावना भी है और आस्था में देशभक्ति का सूत्र। जिस तरह से सेना इनके खून में है, उसी तरीके से खेल इनके खून में है। आप सोच के देख लीजिए, जो दुनिया भर के कंपटीशन होते हैं और पदक हिंदुस्तानी हासिल करते हैं, वो किस क्षेत्र के रहने वाले होते हैं। वैसे भी चाहे फाइटिंग स्पिरिट की बात हो या फिर टीम स्पिरिट की, जो युद्ध के मैदान में चाहिए, लगभग वही तो खेल के मैदान में भी चाहिए। जाट पारंपरिक तौर पर किसान हुआ करते थे, लेकिन वक्त की आवश्यकता के अनुसार मिट्टी की रक्षा के लिए हथियार भी उठाए और फिर एक ऐसे मार्शल रेस के तौर पर अपनी पहचान बनाई कि सेना के सर्वोच्च सिपाहियों में से एक है। जय जवान जय किसान के नारे को अगर कोई सार्थक करता है तो यही जवान है। उसमें जाट जो हैं उनका जो नाता है वो हमेशा से, सदियों से, 1795 से नहीं, सदियों से इस ज़मीन के साथ रहा है। और जो ज़मीन से प्यार करता है वो उस ज़मीन के लिए जान भी दे सकता है। इसके साथ ही खेल के मैदान में भी ये महारथी हैं। एक तो सेना की अनुशासित ट्रेनिंग, ऊपर से इनका अपार हुनर। जब ये मैदान पर होते हैं तो सामने वाले के लिए मुकाबला 100 गुना बढ़ जाता है। हमारे यहाँ जाट सेंटर में जैसे हमारे ये गांव देहात के आते हैं सोल्जर और वे मिट्टी से जुड़े होते हैं,
कोई पहलवानी से, कोई कबड्डी से, कोई वॉलीबॉल से, तो उनको यहाँ नेचुरल तो है ही। हमारे इस में जो हमारा हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के आसपास के सभी नेचुरलिटी तो है ही, और यहाँ आने के बाद उसको काफ़ी मदद मिलती है आगे बढ़ने में। और आपने देखा भी होगा हमारे जाट सेंटर वालों ने तो हर बार ओलंपिक में गए। अब इसमें पिछले ओलंपिक में भी हमारे एथलेटिक्स में भी गए थे और रेसलिंग में भी गए थे, और ऐसे हमारे हर साल बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल पे मेडल लेके आते हैं मैडम। खासकर ट्रैक एंड फील्ड और कुश्ती में जाट रेजिमेंट के किसी भी बटालियन का प्रतिनिधित्व होता है तो इनका मेडल पक्का होता है। प्रतिस्पर्धा का यही भाव, जीत का यही जज्बा खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक कायम रहता है। दिलचस्प है कि खेल और युद्ध के मैदान के ये लाजवाब रणबांकुरे भोजन में शाकाहारी ही पसंद करते हैं। आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन? वेजिटेरियन। पहलवान को मिल जाती है उतनी शक्ति? हाँ, मिल जाती है। क्या खाते हैं सुबह से? दलिया, पनीर, यही खाते हैं, केले, ब्रेड। ये बताइए कि जो मैंने उनसे पूछा कि जो खुराक होती है उसमें वेजिटेरियन होता है सर? हाँ जी, जैसे सुबह प्रैक्टिस के बाद जाते हैं तो दलिया, केले, ब्रेड, पनीर की भुजी ये मिलते हैं, और साथ में चने, सोयाबीन मिलती है। भारतीय सैनिक परंपरा से बिना डिगे, संस्कारों को बिना छोड़े जिस तरह से समय के हिसाब से खुद को ढालते हैं, दुश्मन के हिसाब से खुद को तैयार करते हैं, देश दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर समान शक्ति से तैनात होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। अपनी परंपरा पर गर्व होना बहुत जरूरी होता है, खासकर अगर आपकी परंपरा उतनी समृद्ध हो जितना कि जाट रेजिमेंट की। इन रिक्रूट्स को शुरुआत से उस गर्व से भरा जाता है, अपने इतिहास के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है, ताकि जब इनका सामना दुश्मनों से हो तो एक पल को भी इनके मन में एक डाउट ना आए, एक पल को भी ये खुद पर यकीन से डिगे ना। और इन रिक्रूट्स की आंखों में अगर आप देखेंगे तो चंद हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद ही वो गर्व भरपूर इनके भीतर भर चुका है। ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं उसे जाट रेजिमेंट के मैस्कट का दर्जा हासिल है। ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि आजादी पूर्व रेजिमेंट के सूबेदार मेजर और ऑनररी कैप्टन मौजी राम है। पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल जॉर्ज डीएस बैरो की पत्नी ने इनकी एक पेंटिंग बनाई और उनके गठीले जोशीले व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपनी कल्पना के जरिए उनके जवानी के दिनों की एक तस्वीर बना दी। ये बस्ट उसी आधार पर तैयार किया गया है। जाटों का जोश कुछ ऐसा रहा कि जब भी असंभव मिशन आए उन्हें ही चुना गया। महमूद गजनी 1024 में सोमनाथ मंदिर को तहस नहस करके उसके द्वार लूट कर ले गया था। अंग्रेजों के दौर में जाट योद्धाओं को ही उसे वापस लाने के लिए भेजा गया था। 1842 में बैटल ऑफ काबुल की जो आखिरी स्टेज थी, जिस टाइम काबुल को कैप्चर किया जा रहा था, उस वक्त हमारी रेजिमेंट ने उस दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभाई थी। उस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बोरो एंड ब्रिगेडियर नॉट जो है उस टाइम फोर्स कमांडर थे, उनके अंडर 43 बंगाल इन्फेंट्री और 2 MEC जो कि 1 जाट लाइट इन्फेंट्री लेटर ऑन, उन्होंने इन गेट्स को कैप्चर करके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पूरा किया था। 6 जाट इन्फेंट्री ने उन गेट्स को लेके काबुल से लेकर वो गेट्स को वापस इंडिया में लाया गया था। स्वतंत्रता के बाद जब भारत की अखंड तस्वीर कायम रखनी थी तो हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो को सफल बनाने में 6 जाट की बड़ी भूमिका रही थी। इस रेजिमेंट के बटालियन इतिहास का हिस्सा बनते ही रहे हैं। 1948 में रॉयल जाट कही जाने वाली 1st जाट लाई को लाल किले और राष्ट्रपति भवन की सेरेमोनियल बटालियन बनने का गौरव हासिल हुआ और वो लाल किले पर ध्वजारोहण समारोह में भाग लेने वाली पहली बटालियन बनी। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भी इनकी ऐतिहासिक भागीदारी रही। 1953 में यूएन शांति सेना दल के रूप में बाहर जाने वाली पहली भारतीय टुकड़ी कस्टोडियन फोर्स इंडिया का हिस्सा 6 जाट भी थी।
जाट रेजिमेंट उन गिने चुने रेजिमेंट्स में शामिल है जो नौसेना के युद्धपोत INS त्रिशूल और एयरफोर्स के सुखोई स्क्वाड्रन से अफिलिएटेड है। भारतीय सेना युद्ध लड़ने के लिए पूरी तरीके से ट्रेन रहती है, लेकिन आज की परिस्थितियों में उन्हें एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए भी तैयार रहना है। यहाँ जो आप बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स देख रहे हैं, जहाँ पर 26 ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए जवान हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सीधा आकर फायरिंग कर रहे हैं। यहाँ इतनी थकान के बाद एक एक योद्धा आगे बढ़ेगा और सीधा वो यहाँ पर फायरिंग करेंगे। ये बदलते किरदार के साथ और खासकर रेजिमेंट के जवान जहाँ पर डिप्लॉयड हैं, उसकी ज़रूरतों को देखकर यहाँ पर खास किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुनिया की बाकी सेनाओं के सामने जाटों की अद्भुत वीरता को देखने के बाद इंग्लैंड के फील्ड मार्शल सर क्लॉड ऑकिनले ने कहा था, अगर परिस्थितियां मायूस और खतरनाक हों तो मैं केवल एक चीज मांगूंगा, दुश्मन का सामना करने के लिए मेरे साथ जाट हों। जाट रेजिमेंट के सैनिक एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं और रेजिमेंट के 3 वीरों को शांतिकाल के सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर सुधीर कुमार वालिया, कर्नल जोजन थॉमस और मेजर दिनेश रघुरमन। बेमिसाल होते हैं ये योद्धा जो व्यवहार में बिल्कुल सरल पर वार में घातक है, संस्कार से परिपूर्ण है पर मैदान जंग में अचूक है, सीधी सच्ची बात करते हैं और देश पर आंच भी आए तो भारी आघात करते हैं। हर कर्म से साबित करते हैं कि क्यों ये कहलाते हैं जाट बलवान। जितना रण क्षेत्र में कौशल, उतना आतंक के खिलाफ लड़ाई में इनकी कामयाबियां। जाट रेजिमेंट में ये सारे किस्से जो आपने सुने एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन यही तो है भारतीय सेना की कहानी। वंदे मातरम में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह, हितेश कुमार, साथ ही अभिमन्यु शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।